हेलो बच्चे लोग, चलिए केमिकल काइनेटिक्स के आज के इस लेक्चर में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। पिछले लेक्चर हमारा खत्म हुआ था अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम लोग डिटेल पढ़े थे। उसमें सबसे जो लास्ट और इम्पोर्टेंट जो फैक्टर था अभिकारकों की सांद्रता, जो कि सबसे ज़्यादा रेट को प्रभावित करता है, वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ने ये सीखा था कि अभिकारकों की सांद्रता कई प्रकार से रेट को प्रभावित करता है। कई बार किसी अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने से रेट घट जाता है। कई बार कोई अभिकारक की सांद्रता पर रेट निर्भर भी नहीं करता है। कई बार अभिकारक की सांद्रता को यदि हम 2 गुना करते हैं तो रेट 4 गुना हो जाता है। यदि अभिकारक की सांद्रता को डबल करते हैं तो रेट भी डबल होने लगता है। तो अभिकारक की सांद्रता पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है रेट, और विभिन्न प्रकार से। तो भाई वही सांद्रता कई बार बढ़ाने से घट रहा है, कई बार 2 गुना बढ़ रहा है, कई बार आधा हो जा रहा है। तो कुछ नियम तो होना चाहिए इसका। अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से रेट में खासा प्रभाव पड़ता है। मैक्सिमम केस में रेट बढ़ता है। तो कुछ न कुछ एक रूल भी होना चाहिए, कुछ एक नियम होना चाहिए, कोई एक फार्मूला होना चाहिए जो हमें ये बता सके कि किसी अभिकारक के सांद्रता पर रेट किस तरह से निर्भर कर सकता है। और उसी संबंध को, तो ऐसा समीकरण या ऐसा सूत्र या एक ऐसा संबंध जो रेट और अभिकारकों की सांद्रता के बीच में बनता है और उन दोनों में एक रिलेशनशिप दिखाता है, वही समीकरण हमारा कहलाता है वेग समीकरण या दर समीकरण या रेट लॉ। तो चलिए हम देखते हैं रेट लॉ समीकरण। चलिए तो मान लेते हैं कोई एक A मोल ऑफ A प्लस B मोल ऑफ B और C मोल ऑफ C। 3 अभिकारक हैं। A का 1 मोल A मोल है, B का B मोल है, C का C मोल है। इन तीनों के अभिक्रिया से माना कोई प्रोडक्ट बनता है। यहाँ हमें प्रोडक्ट क्या बन रहा है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। पूरे चैप्टर में हम प्रोडक्ट पर बहुत कम बात करेंगे, इनफैक्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि अभिक्रिया का जो दर है वो उत्पाद की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। कभी कभी उत्पाद क्या बन रहा है इस पर जरूर डिपेंड करता है। स्थायी उत्पाद बनने से रेट थोड़ा फास्ट हो जाता है और अस्थायी उत्पाद बनने से रेट धीमा होता है, लेकिन इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। प्रोडक्ट की मात्रा या उसकी सांद्रता बदलने से हमारा रेट पर कोई असर नहीं होता है। रेट पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि अभिकारकों की सांद्रता में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है। तो इसीलिए हम प्रोडक्ट क्या बन रहा है इसको हम इसमें नहीं लिखते हैं, सीधा सीधा प्रोडक्ट लिख देते हैं। तो यह एक रिएक्शन हो गया। तो हम इसमें देखेंगे कि कोई जो अभिक्रिया का दर है रेट A पर निर्भर कर सकता है अलग अलग तरीके से। A की सांद्रता बढ़ाने या घटाने से रेट में कुछ अंतर आएगा। B की सांद्रता बढ़ाने या घटाने पर रेट में कुछ अलग प्रकार का वेरिएशन देखने को मिलेगा, अलग प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। C की सांद्रता बढ़ाने या घटाने पर भी रेट में अलग अलग प्रकार से परिवर्तन दिखाई देता है। कहने मतलब सारे अलग अलग प्रकार के जितने भी अभिकारक हैं उन अभिकारकों से अलग अलग तरीके से रेट डिपेंड करता है। A की सांद्रता के आधार पर भी रेट में कुछ परिवर्तन दिखेगा, B की सांद्रता पर कुछ अलग परिवर्तन दिखेगा, C की सांद्रता पर कुछ अलग परिवर्तन दिखेगा। तो तीनों या जितने भी अभिकारक हैं सारे अभिकारकों से रेट पर इफेक्ट पड़ता है। तो हम मान लेते हैं, अभी सपोज करते हैं कि यदि A की सांद्रता पर रेट कुछ इस तरह से डिपेंड कर रहा है, मान लीजिए हम इसको लिख देते हैं रेट समानुपातिक चिन्ह लगा देते हैं और A के ऊपर में कुछ एक
नंबर एक P लिख देते हैं। यह P इस अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, अभिक्रिया की कोटि, ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। यह P कोई भी मान आ सकता है, शून्य हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, भिन्नांक हो सकता है, अर्थात कोई भी मान हो सकता है, जिसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए कहते हैं। और हम अभिक्रिया की कोटि पर एक सेपरेट वीडियो अलग बनाएंगे, अभी सिर्फ जानते जाइए। इसी तरीके से रेट जो है B पर भी निर्भर करेगा, और B के घात को हम लिख देते हैं Q, अर्थात यहाँ पर P में कभी 0 आ सकता है, P और Q में कभी 0 आ सकता है, कहीं 1 आ सकता है, कहीं 2 आ सकता है, मतलब इसकी निर्भरता बदल जाएगी। यदि यहाँ पर 0 लिख देते हैं तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसी संख्या का घात 0 होने से हो जाता है 1, तो रेट कांस्टेंट हो गया। यदि यहाँ पर 1 रखते हैं, 1 का घात P की जगह में 1 आ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको जितना बढ़ाएंगे उतना ये बढ़ेगा, जितना घटाएंगे ये घटेगा, समानुपाती हो गया। और यदि P या Q की जगह में 2 लिखा जाता है, तो यहाँ पर यदि रेट को दोगुना करो, सांद्रता को दोगुना करोगे तो रेट 4 गुना हो जाएगा, यदि इसको 3 गुना करोगे तो 9 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर के रूप में उसके संबंध बना रहा है। तो इस तरीके से P Q जो है ये इनके कुछ भी मान आ सकते हैं, इनको इसके सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभी सिर्फ सुनते रहिए, अभिक्रिया की कोटि पर डिटेल वीडियो हम अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। इसी तरह से रेट जो है अलग से डिपेंड कर सकता है किस पर, C पर भी, और C का कोई घातांक लगा देते हैं R। तो ये जो P Q और R हैं, ये इनके सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। इनका मान कुछ भी हो सकता है, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्णांक, भिन्नांक, कुछ भी हो सकता है, जिसे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल करके ही जाना जा सकता है, प्रायोगिक निर्धारण किया जाता है। अभिक्रिया की कोटि को हम देख करके नहीं बता सकते। ये A का इस P से कोई संबंध नहीं है, ये A अलग हो सकता है, P अलग होगा, B का इस Q से कोई संबंध नहीं है, C का R से कोई संबंध नहीं है। बहुत ही रेयर केस में जहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेप में अभिक्रिया पूर्ण होता है, वहाँ पर A P और B Q और C R ये बराबर होते हैं। बहुत ही कम केस में ऐसा होता है, जिसे हम कहते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिर्फ A B को मिलाया फटाक से C बन गया। ऐसे अभिक्रियाओं में जो एक ही पद में आसानी से सरलता से हो जाते हैं, वैसे अभिक्रियाओं के लिए ही A और P, B और Q और C और R बराबर होते हैं। मतलब ये P Q R वही होंगे जो A B C है, लेकिन बहुत ही कम, 99% केस में ऐसा नहीं होता है। ये P Q R का मान A B C से अलग होता है, मतलब इनके मोल्स हैं, A मोल, B मोल, C मोल, इतने इतने मोल्स अभिक्रिया में पार्टिसिपेट किए हैं, तो कितने मोल्स उसके रेट को प्रभावित कर रहे हैं वो डिपेंड करता है यहाँ पर। तो ये डिफरेंट चीज़ है, दोनों दिमाग में इसको बैठा लो, और इसको हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अब देखिए, चूंकि तीनों रेट से संबंध दर्शाते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन के फॉर्म में। इसको ऐसा हम लिख सकते हैं, समानुपाती लिख देंगे, A की घात P, B की घात Q और C की घात R, ऐसा लिखा जा सकता है, रूल कहता है। अब देखिए यहाँ पर हम समानुपातिक चिन्ह हटाएंगे और एक कांस्टेंट लगा देते हैं K। ये एक नया कांस्टेंट हम इसमें लिखे हैं, ये देखिए, ये K हमारा दर स्थिरांक कहलाता है, या इसको कई जगह में क्या बोला जाता है, कई बार इसको वेग स्थिरांक भी कहा जाता है, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, और कई बार इसको काइनेटिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, गति स्थिरांक। इस K का भी बहुत विशेष महत्व है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। K एक कांस्टेंट यहाँ के लिए, जिसे हम रेट कांस्टेंट या रेट लॉ कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट या काइनेटिक कांस्टेंट बुलाया जाता है, कुछ किताबों में अलग अलग नाम देता है।
बस इतना है कि फिक्स एक कांस्टेंट है जो कि अभिकारकों की सांद्रता को छोड़ करके बाकी सभी फैक्टर पर डिपेंड करता है। अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है ये। इस पर भी हम आगे डिटेल चर्चा करेंगे। हमारा अभी फिलहाल ध्यान इसमें जाना चाहिए, ये जो समीकरण हमको मिला यही है हमारा रेट लॉ। ध्यान से देख लीजिए, यही वो समीकरण है जो अभिकारकों की सांद्रता और रेट पर संबंध बताता है। यहाँ से हम जान सकते हैं कि ए की कंसंट्रेशन पर चेंज करने पर रेट में क्या परिवर्तन आ रहा है, बी की सांद्रता बदलने से रेट में क्या फर्क आ रहा है, सी की सांद्रता परिवर्तित करने से रेट में क्या फर्क आ रहा है। पी, क्यू और आर इनके सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि है और संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि, पूरे अभिक्रिया की कोटि कहने से तीनों को जोड़ दिया जाता है। इन तीनों का मान कोई भी एक नंबर आ सकता है, कोई एक न्यूमेरिकल रहेगा, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और फ्रैक्शन हो सकता है, मतलब दशमलव में या भिन्नांक हो सकता है। तो पी क्यू आर को जोड़ देते हैं तो पूरे संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि हमको मिलता है। और फिर से याद दिला दूंगा, अभिक्रिया की कोटि पर एक अलग वीडियो आएगा डिटेल। अभी हम रेट लॉ पर ध्यान देते हैं, यही हमारा है रेट लॉ। इस रेट लॉ में अब हम क्या देखेंगे, देखिए ए का मान p है, ए का घात p है, b का घात q है, c का घात r है। तो इसके अलग अलग के लिए अलग अलग मान आएंगे। यहाँ पर एक नया टर्म हम आपको बता देते हैं, वो होता है स्यूडो मॉलिक्यूल। इसके साथ में हम समझा दें स्यूडो मॉलिक्यूल क्या होता है। स्यूडो मॉलिक्यूल, स्यूडो मॉलिक्यूल छद्म अणु, छद्म अणु अर्थात छद्म माने छलावा, धोखा, ठग होता है। तो ऐसा अणु जिसके सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि शून्य हो जाता है, जिसके सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि शून्य हो जाता है, अर्थात एक घात में यदि शून्य आ जाए तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया के लिए तो होना चाहिए, अभिक्रिया इसके बिना अभिक्रिया पूरा होगा नहीं, लेकिन इसकी सांद्रता पर रेट डिपेंड नहीं करेगा। जिसकी सांद्रता के बदलने से रेट में कोई परिवर्तन नहीं आता, ऐसे अणु को उस समीकरण के लिए छद्म अणु कहते हैं। तो मान लीजिए C के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि R का मान शून्य होगा, R बराबर 0 हो गया। तो इस रेट लॉ में ये कांस्टेंट हो गया, 1 बन गया, इसका घात शून्य मतलब 1 हो गया। वो रेट लॉ में दिखाई नहीं देगा, लेकिन रिएक्शन में होना जरूरी है। सी का रिएक्शन होना जरूरी है, बिना सी के यह रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो ऐसा अणु जो किसी अभिक्रिया में होना जरूरी है, अभिक्रिया उसके बिना हो नहीं सकता, या अभिक्रिया वाले समीकरण में दिखाई देता है, परंतु वह रेट लॉ में डिसअपियर होता है, दिखाई नहीं देता है, वह कांस्टेंट हो जाता है। उसकी सांद्रता बदलने से रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थात इसके सापेक्ष जो है कोटि क्या हो जाता है, R=0। अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यदि शून्य हो जाता है तो वह अणु की सांद्रता से हमारा रेट इफेक्ट नहीं होता। तो ऐसे अणु को छद्म अणु कहते हैं, स्यूडो मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे उदाहरण के हम आपको बता दें, जितने भी जल अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें हमें पानी को ढेर सारा पानी डालना पड़ता है, बहुत सारा पानी डाल करके यदि कोई अभिक्रिया करते हैं, हमारा स्टर का जल अपघटन कर दीजिए, स्टर का जल अपघटन करने पर उसमें ढेर सारा पानी में स्टर को डाल देते हैं। तो जब कोई अणु या कोई पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लिया जाता है, बहुत ज़्यादा उसकी क्वांटिटी ले ली जाती है, तो उसका मात्रा अब उस रेट को प्रभावित नहीं करता। इस स्टर के जल अपघटन में हमको अम्ल और एल्कोहल मिलेगा। तो इस अम्ल और एल्कोहल प्राप्त करने के लिए हमें पानी की मात्रा को थोड़ा सा कम कर दो, चाहे ज़्यादा कर दो, रेट पर कोई कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं होता है, क्योंकि रेट पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है उसमें। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में अधिक में वाटर होने की वजह से वहाँ पर वाटर के अब मात्रा पर रेट डिपेंड नहीं करता। तो किसी अभिक्रिया में यदि कोई भी एक पदार्थ
कोई भी एक अणु बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेगा, आधिक्य में रहता है, तो वह स्यूडो मॉलिक्यूल की तरह कार्य करता है। इसके रेट, अभिक्रिया के रेट पर इसकी सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये हमारा हो जाता है स्यूडो मॉलिक्यूल। और यदि अभिक्रिया के सापेक्ष जितने भी अभिकारक हैं, इन सभी अभिकारक के सापेक्ष यदि सभी के ऑर्डर 0 हो जाता है, तो संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि अगर 0 हो जाएगा तो उसको हम लोग कहते हैं स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर P भी 0 हो जाए, Q भी 0 हो जाए, R भी 0 हो जाए, मतलब इसमें भाग लेने वाले तीनों अभिकारकों की सांद्रता के परिवर्तन से रेट में कोई असर नहीं आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, छद्म आणविक अभिक्रिया। और आगे हम देखेंगे इसी को हम लोग कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जो अभिकारकों की सांद्रण पर डिपेंड ही नहीं करता है, अभिकारक की मात्रा को बढ़ाओ चाहे घटाओ, उसका रेट कांस्टेंट रेट से चलता रहेगा, तो उससे हम कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया या स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। कब? जब P, Q और R तीनों के तीनों 0 हो जाएंगे। A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि भी 0, B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि भी 0, C के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि भी 0। तो ये हो जाता है हमारा रेट लॉ। और इस रेट लॉ से हम A, B और C अर्थात कोई भी अभिकारक की सांद्रता रेट पर किस तरह से जुड़ा हुआ है, रेट को कैसा असर डाल सकता है, उसी को बताता है यह हमारा समीकरण, जिसे हम कहते हैं रेट लॉ इक्वेशन, दर नियम समीकरण या वेग नियम समीकरण। अब हम देखते हैं इसमें इस के बारे में हम पढ़ते हैं। के बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इस के का मतलब क्या है? दर स्थिरांक या दर नियम स्थिरांक या वेग स्थिरांक या गतिक स्थिरांक कहते हैं। इस के का मान अभिकारकों की सांद्रता को छोड़ करके बाकी सभी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ताप पर कुछ ज़्यादा ही डिपेंड करता है। और इस के का मान देखिए, इस इक्वेशन से देखिए के का मान बढ़ने से रेट बढ़ता है, के का मान घटने से रेट घटता है। तो सबसे पहले बात हम देखेंगे महत्व। नंबर 1, के का वैल्यू बढ़ने पर रेट भी बढ़ता है। के का वैल्यू बढ़ने पर रेट बढ़ता है, घटने पर घटता है, पहला पॉइंट। दूसरा, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तीसरी पॉइंट, ताप पर कारकों पर निर्भर करता है। और इसका वैल्यू, इसका जो मान होता है के का मान, इसका क्या मान हो सकता है? के की वैल्यू क्या होगी तथा इसकी यूनिट इकाई अभिक्रिया की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग अलग होता है। आगे हम लोग देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, हाफ ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो अलग अलग अभिक्रिया की कोटि के लिए के का मान तथा इसका इकाई अलग अलग होता है। कोटि के बदल जाने से इसका मान और इसका इकाई भी बदल जाता है। अब नंबर 5 में इसकी इकाई क्या होता है, इसको हम निकालने के लिए हम देख लेंगे इकाई, के की इकाई कैसे हम निकालते हैं। ये देखिए, के के संबंधित इंपॉर्टेंट बात हो गया दर स्थिरांक। के दर स्थिरांक है। तो अब देखते हैं हम दर स्थिरांक के की इकाई। देखिए, यूनिट ऑफ के, दर स्थिरांक की इकाई या मात्रक। देखिए, इसी जनरलाइज इक्वेशन से हम निकालेंगे कि यहां से एक बार लिख लेते हैं, रेट दर बराबर होता है के की घात p, b
का घात Q, C का घात R। यहाँ से हम K इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रेट के नीचे में सब आ जाएंगे, रेट। अब देखिए रेट की इकाई हम पढ़ चुके हैं, दर की इकाई, रेट की इकाई हम लोग पढ़ चुके हैं, मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड या पर टाइम, इसको लिख देंगे, पर टाइम लिख दे रहे हैं, सेकेंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, घंटा भी हो सकता है, तो इसको हम पर लीटर पर टाइम लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, सबके लिए यूज हो जाता है वो। ये हो गया हमारा रेट का इकाई। मोल पर लीटर, रेट क्या होता है, सांद्रता परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो सांद्रता की इकाई मोल पर लीटर या मोलारिटी भी बोलते हैं उसको हम लोग, मोल पर लीटर ही मोलारिटी होता है, मोलरता। अब नीचे में टाइम है तो उसमें पर टाइम, और ये सब क्या है, ए बी और सी, ये अभिकारक की सांद्रता है, ये भी अभिकारक की सांद्रता है। तो सांद्रता की इकाई क्या होता है, सांद्रता की इकाई मोल पर लीटर। रेट भी क्या होता है, सांद्रता बटे समय अंतराल होता है, तो मोल पर लीटर पर सेकंड हमको मिलता है, और ये सांद्रता में सिर्फ मोल पर लीटर होगा। ये सब ए बी और सी सांद्रता है। इसको हम जनरलाइज के रूप में लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे मोल पर लीटर पर सेकंड। इसको हम टाइम लिख दे रहे हैं फिलहाल के लिए, पर लीटर पर टाइम। टाइम का मतलब है हमारा उस सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, घंटा में हो सकता है, और बटे हम देखेंगे अब ये सांद्रता है, ए की सांद्रता, सांद्रता की इकाई मोल पर लीटर, तो ये लिखेंगे मोल पर लीटर का घात पी। इसी तरह से इसमें इसके लिए वही हो जाएगा मोल पर लीटर का घात क्यू, और इसके लिए हो जाएगा मोल पर लीटर का घात आर। तो ए भी एक अभिकारक है, बी अभिकारक है, सी अभिकारक है, तीनों की सांद्रता भी ले लेंगे, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ये हमारा क्या लिखा जाएगा, मोल पर लीटर। इसको हम से टाइम इनवर्स के रूप में लिख देते हैं, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा टाइम इनवर्स, और बटे हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे इसको मोल पर लीटर का घात। देखिए मैथ्स कहता है आधार सबका समान होता है और गुणा हो रहा होता है तो घात जुड़ जाते हैं, तो P प्लस Q प्लस R। अब ये मोल पर लीटर और ये मोल पर लीटर दोनों घट जाएंगे, ऊपर के इसका घात में क्या है, एक है, तो एक ऋण, नीचे का घात ऊपर जाएगा तो घटेगा, इसलिए ऋण के साथ में जाएगा P धन Q धन R। ये P धन Q धन R क्या होता है, संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस इक्वेशन में। और यहाँ पर टाइम इनवर्स अलग से, और इसको हम चाहें तो और लिख सकते हैं थोड़ा सा बदल के, इसी को हम लिख देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, इसी को आगे बढ़ा दे रहे हैं यहीं पर, इसी को आगे बढ़ाएंगे क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर को हम मोलारिटी भी लिख सकते हैं, के का यूनिट बन जाएगा हमारा मोलारिटी, कैपिटल M, और उसके घात में जाएगा एक ऋण n कर दे, इसको हम एक नया चर, नया वेरिएबल लिख दिए, P धन Q धन R, तीनों को जोड़ने पर वो माना n है, और टाइम इनवर्स, ये हमारा आ जाता है अभिक्रिया की किसी दर स्थिरांक की इकाई, जनरलाइज फॉर्म में। आप यहाँ इसी फार्मूला से हम सभी अभिक्रिया की कोटि के लिए उसकी इकाई निकाल सकते हैं, जहाँ पर यहाँ n बराबर हो जाएगा P धन Q धन R है, ठीक, और मोल पर लीटर को हम क्या लिख दे, मोलारिटी। और टाइम भी हो सकता है, जैसा आपको क्वेश्चन दिया हो, टाइम ये सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, और आवर्स भी हो सकता है, कुछ में तो डेज लिखा होता है, डे भी हो सकता है,
जितना भी समय लें, जितना भी समय अंतराल लें, टाइम इंटरवल जो भी होगा उसके हिसाब से हम यहाँ पर रख देंगे। यह एक फार्मूला बन गया, जनरलाइज फार्मूला। अब किसी के लिए भी इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी खासियत यह है कि यदि हमको के का इकाई मालूम हो जाए तो कौन सी कोटि का है वो जान लेंगे। कोई इक्वेशन में के की इकाई आपको देख लेते हो, क्वेश्चन में दिया हुआ है, के की इकाई देने से हम उसका आर्डर निकाल सकते हैं, और आर्डर दिया हुआ रहने से के का इकाई निकाल सकते हैं। दोनों इसमें से निकाला जा सकता है। तो चलिए इसको हम जरा इसका यूज करना आपको सिखा दे रहे हैं। एक जनरल फार्मूला हो गया। चलिए इसको इधर मिटाते हैं कि बराबर मोलारिटी, मोलरता का घात 1 ऋण n और टाइम इनवर्स। ये हमारा एक फार्मूला मिल गया। तो इस फार्मूला की खासियत ये है कि यदि आपको किसी अभिक्रिया में के की इकाई दिया हुआ है तो आप उस अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हैं। और यदि स्थिरांक की इकाई हमको पता चल जाए तो हम उसके आर्डर निकाल सकते हैं, अभिक्रिया की कोटि। और यदि अभिक्रिया की कोटि हमको पता है तो उस अभिक्रिया के लिए हम उसके दर स्थिरांक की इकाई निकाल सकते हैं। दोनों के यूज देखिए। पहला, जब यूनिट दिया हो तो अभिक्रिया की कोटि निकालना। जैसे मान लो कोई भी रैंडम वैल्यू दिया है 3.4 सेकेंड इनवर्स, मान लो ऐसा दिया हुआ है। कोई एक वैल्यू है 3.4 प्रति सेकेंड। तो ये यूनिट हमको मिल गया। इस वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं, हम तो खाली लिख दिए हैं। ये यूनिट दिखाई दे रहा है, यूनिट हमको दिख रहा है। इस यूनिट से हम इसकी अभिक्रिया की कोटि निकालेंगे। कैसे? इसी में से कंपेयर करेंगे। देखिए के की जो यूनिट है और इसमें जो दिया हुआ यूनिट है, दोनों को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड टाइम भी हम टाइम है, इसको एक बार हम ऐसा लिख सकते हैं, मोलारिटी 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स इक्वल टू हम लिख देंगे। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर मोलारिटी टर्म नहीं है, हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, मोलारिटी पावर 0। किसी की संख्या या किसी भी चर के घात 0 होने से 1 हो जाता है, यहाँ पर 1 है समझिए। और सेकेंड इनवर्स, मैं यहाँ पर आप टाइम इनवर्स जगह में सेकेंड इनवर्स लिख दिया हूँ, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये जनरलाइज क्या हुआ हमारा फार्मूला है। क्वेश्चन में यदि सेकंड दिया है तो यहाँ पर सेकंड लिख दोगे, मिनट दिया है तो मिनट लिख दोगे, घंटा दिया है तो घंटा लिखोगे, दिन दिया है तो दिन लिखोगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में सेकंड है तो हम यहाँ पर सेकंड लिख दो। दोनों से तुलना की हम लोग, के की यूनिट से दिया हुआ यूनिट की तुलना की। ये नंबर से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो ये सेकंड इनवर्स कट गया और इसका आधार आधार से कट गया, तो 1 माइनस n, इसका पावर इसके पावर के बराबर हो गया ऐसा। तो n बराबर हमको क्या मिलेगा, n को हम उधर लेंगे तो n बराबर हमको मिल जाता है 1। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट, यह जो यूनिट दिया हुआ है, इस यूनिट को देख करके हम जान लिए यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दिया हुआ वैल्यू है। या रेट का, यहाँ जो रेट दिया हुआ है, यह रेट का जो वैल्यू है, इसको जो दिख रहा है, ये हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई है, प्रथम कोटि का अभिक्रिया है। इसी तरह से एक दूसरा हम ले लेते हैं। देखिए एक दूसरा एग्जांपल हम समझ लेते हैं। यदि हमको कहीं पर दिया हुआ है 1/9 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स दिख रहा है, तो हम कैसे जानेंगे कि किस कोटि की अभिक्रिया है। तो यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, यूनिट की इससे तुलना कर लीजिए, 1 माइनस n, टाइम इनवर्स से तुलना करने पर हमको मिल जाता है मोल पर लीटर। ये भी टाइम इनवर्स है, या इसको सेकंड कर लो तो इसको सेकंड कर लीजिए, जैसा भी करना चाहिए कर लीजिए। इसको टाइम लिख दिए तो इसको टाइम लिख देते हैं, ये इसके साथ कट गया। अरे मोल पर लीटर को हम लोग मोलारिटी इसी को तो कहते हैं भाई, मोलारिटी का घात यहाँ पर 1 है।
इसको मोलारिटी की जगह में मोल पर लीटर लिख दो या मोल पर लीटर की जगह में मोलारिटी लिख दो, बात वही होता है, मोल पर लीटर ही मोलरता है। तो बेस भी कट गया, तो 1 माइनस एन इक्वल टू 1 आया। तो ये दोनों के कट जाने के बाद हमको क्या मिलेगा, घात बराबर घात, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये एन इक्वल टू 1 माइनस 1 0, ये हो जाएगा हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, अर्थात ये कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन का वैल्यू है, हम उसके यूनिट देख करके उसका ऑर्डर निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, अब एक तीसरा ले लेते हैं हम, मान लीजिए 4 4 लीटर पर मोल पर आवर दिया हुआ है, तो हम फिर कंपेयर करेंगे मोलारिटी 1 माइनस एन। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पर आवर दिया है, तो यहाँ पर जो हमारा जनरलाइज फॉर्म में यहाँ पर जो टाइम लिखे हैं उसको हम यहाँ पर आवर में बदल देंगे, तो इसमें लिख देंगे पर आवर इक्वल टू लीटर पर मोल पर आवर, तो ये पर आवर से कैंसिल हो गया। अब इसको हम लिख देंगे 1 माइनस एन इक्वल टू, देखिए ये लीटर पर मोल, लीटर पर मोल को हम उलट देंगे मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर में, तो इसका जो घात है वो ऋण 1 हो जाएगा। यहाँ पर अभी नहीं है तो पर इसमें घात 1 होता है, तो इसको जब इसको उलट देते हैं तो घातांक 1 कहता है, वो उसका घात का चिन्ह बदल जाता है। और मोल पर लीटर ही हमारा क्या है, मोलारिटी है, इसको हम लिख देंगे मोलारिटी का घात ऋण 1, तो घात के बराबर घात हो जाएगा 1 माइनस एन इक्वल टू -1, तो ये इधर के प्लस हो गया, इधर करके 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का वैल्यू है, उसका मान हमको दिया हुआ है, हम उसके इकाई को देख करके उसके कोटि को निर्धारित कर लिए। अब चलिए हम आपको एक कुछ एग्जांपल ऐसे सिखा देते हैं जिसका कोटि दिया होगा और उसका यूनिट निकालना है। तो कुछ नहीं है, यहाँ पर ऑर्डर को लिखना है कि एन क्या है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, संपूर्ण अभिक्रिया कोटि, ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, ऋण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए जब हमें किसी समीकरण की का ऑर्डर पता चल जाए, प्रथम कोटि का है, द्वितीय कोटि का है, शून्य कोटि का है, तो जब हमको कोटि पता चल जाए तो उसके लिए दर स्थिरांक की इकाई कैसे निकालेंगे, इसी इक्वेशन से। देखिए n बराबर 3 हो, अर्थात तृतीय कोटि की अभिक्रिया, तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई क्या होना चाहिए, फार्मूला से हम निकालेंगे। k बराबर हम लिख देंगे यहाँ पर मोलारिटी के घात 1 ऋण 3 टाइम इनवर्स, ये देखो n की जगह में 3 रख दिए तो हमको क्या मिला, n का घात ऋण 2 टाइम इनवर्स। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, मोलारिटी को फिर से इसको उसमें लिख देते हैं मोल पर लीटर का घात ऋण 2 टाइम इनवर्स। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं मोल पावर -2 और लीटर का घात ऋण 2 टाइम इनवर्स, लीटर ऊपर ले जाते हैं, ये हो जाएगा हमारा मोल लीटर पावर 2 ऑफ टाइम इनवर्स।
तो इस तरह से हमको तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई ये प्राप्त होता है। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। यदि n बराबर 0 दिया है अर्थात 0 ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ पर n की जगह में 0 रख देंगे। मोलैरिटी 1 - 0 टाइम इनवर्स, ये हो जाएगा मोल पर लीटर अर्थात 1। इसको हम लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, लीटर ऊपर जाएगा तो घात ऋणात्मक हो गया, टाइम इनवर्स। दिया जाता है 0 ऑर्डर रिएक्शन के दर स्थिरांक की इकाई मोल पर लीटर पर टाइम या पर सेकंड। आप चाहो तो इनमें पर सेकंड लिख सकते हो जनरली, क्योंकि हम इस चैप्टर में इंस्टेंटेनियस रेट पर ज़्यादा बात करते हैं, तात्क्षणिक दर। तो तात्क्षणिक दर के लिए टाइम इंटरवल सेकंड में लेते हैं, तो मोल पर लीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा तात्क्षणिक दर पर ज़्यादा बात होता है इस चैप्टर में। तो ये देखिए, ये जो nth ऑर्डर के लिए जो हम लोग जनरलाइज क्वेश्चन बना रखे हैं वो nवीं कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की, nवीं कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई कहलाएगा। तो n की जगह में मान रखते जाओ, फर्स्ट ऑर्डर बोलने से 1 रख दो, सेकेंड ऑर्डर बोलने से 2 रख दो। फर्स्ट ऑर्डर में देखिए, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर में रखेंगे 1 - 1 0 हो जाएगा, मोलैरिटी खत्म हो जाता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई पर टाइम होता है। तो इस तरह से आज हमने देखा रेट लॉ क्या होता है, स्यूडो मॉलिक्यूल और सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होता है, और nवीं कोटि के लिए दर स्थिरांक की इकाई का जनरल फार्मूला, और उसका यूज करते हुए हम लोग किसी भी ऑर्डर दर स्थिरांक की इकाई निकाल सकते हैं, और दर स्थिरांक की इकाई दिया हुआ तो उसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। तो अगला वीडियो हमारा रहेगा अभिक्रिया की कोटि और आणविकता पर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।